नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का हुआ विधि विधान से पूजन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। पर्यटन दिवस पर बीएचयू पर्यटन विभाग ने हेरिटेज वॉक में लिया हिस्सा। और सुभाषपा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में निकाली गई सावधान यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का विधि विधान से पूजन हुआ। दुर्गा घाट स्थित मंदिर में भक्तों ने मां की नैनाभिराम झांकी का दर्शन किया। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के पूजन का विधान है। ब्रह्म का अर्थ होता है तप और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तप का आचरण करने वाली देवी के रूप में भगवती दुर्गा के द्वितीय स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। देवी दुर्गा के तपस्विनी स्वरूप के दर्शन पूजन से भक्तों और साधकों को अनंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। काशी में गंगा के किनारे दुर्गा घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी का अति प्राचीन मंदिर है, जहां भोर से ही मां के दर्शन हेतु भक्तों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान मां का पंचोपचार पूजन व भव्य मंगला आरती कर मंदिर का पट खोला गया। पट खुलते ही पूरा मंदिर परिक्षेत्र मां के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने मां को नारियल, चुनरी, माला, फूल इत्यादि अर्पित कर उनके चरणों में शीश नवाया। सभी भक्त मां की नैनाभिराम झांकी का दर्शन कर निहाल हो उठे। वहीं मंदिर के महंत राजेश्वर सागरकर ने मां के दर्शन की महत्ता को विस्तार से बताया। वहीं इस दौरान भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए थे। पुलिस बल के साथ ही स्वयं सेवकों ने भी मोर्चा संभाला। लोगों ने भी दर्शन किया। ऐसा है कि माता का स्वरूप बड़ा सौम्य है। ये प्रातः काल से ही दर्शन चला आ रहा है। सुबह 3 बजे से दर्शन चल रहा है। ऐसे में काफी संख्या में दर्शनार्थी लोग आरती के बाद पहले मंगला हुई, मंगला के बाद मंगला दर्शन हुआ। मंगला दर्शन के बाद भगवती का पंचोपचार पूजन भैया, स्नान भैया। पंचोपचार पूजन होने के बाद, स्नान होने के बाद भगवती का श्रृंगार भैया और श्रृंगार होने के बाद महाआरती भई भगवती की आरती होने के बाद सभी दर्शनार्थियों को लेकर पाठ खोल दिया। किस जगह पे ये स्थान पे मंदिर है और क्या माता का नाम दिया गया है? ऐसा है कि ये दुर्गा घाट क्षेत्र में ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का मंदिर है और इनका नाम ब्रह्मचारिणी है। ये दुर्गा घाट क्षेत्र में ही पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं ये ब्रह्मा घाट बालाजी, ये बालाजी ब्रह्मा घाट नहीं है, पंचगंगा घाट। ये स्वयं इनके नाम से ही दुर्गा घाट के नाम से ही प्रसिद्ध है दुर्गा घाट। तो क्या भक्तों को किस तरह के फल की प्राप्ति होती है आने से? हाँ बिल्कुल, भक्तों को, विद्यार्थियों के लिए तो विशेषकर है। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं गुरु जो भी विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हो, माता पिता अपने बच्चों को ध्यान दे के पढ़ने में कमजोर है, नहीं स्मरण शक्ति कमजोर है, नहीं याद हो रहा है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि याद करते हैं फिर भूल जाते हैं परीक्षा देने। उपासना करने से भगवती की कृपा से सब याद होता है, सब स्मरण होता है और परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं। और एक बात हम आपको से कहेंगे कि सभी दर्शनार्थियों से हमारा निवेदन है, सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है कि अपने बालकों को मंदिर जरूर ले जाएं, मंदिर में दर्शन जरूर कराएं। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर चले जाते हैं, कोचिंग चले जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं तो उनको समय नहीं मिल पाता कि वो दर्शन पूजन कर पाए। लेकिन हमारा कहने को होता है हफ्ते में एक दिन जब समय मिले, माता पिता बंधु बांधु जो भी हो, घर में चाचा काका जो भी हो, मंदिर में जरूर ले जाए। मंदिर में ले जाकर दर्शन पूजन अवश्य कराएं। जिससे क्या है कि अपने बालकों के अंदर जो है देवता के प्रति आस्था जागृत होती है।
परिवार में भी सुख हाँ, परिवार में भी सुख पलेगा और सभी दर्शन करें। देखिए एक बात बताऊं, अगर कोई भी डिग्री आपको चाहिए तो उस विद्यालय में आपको जाना पड़ेगा। घर में बैठे सोचेंगे कि डिग्री मिल जाए तो नहीं मिलेगी, इसलिए देवता के घर पे जाकर के माथा टेके, जिससे उसका कल्याण। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने काशी प्रवास के दौरान बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन कर अभिषेक किया। अपने तय समय अनुसार राज्यपाल का काफिला 4 नंबर गेट होते हुए मंदिर पहुंचा। इसके पश्चात राज्यपाल कलराज मिश्र ने गर्भगृह में पहुंचकर पुजारी पंडित संजय पांडे के आचार्यत्व में षोडशोपचार पूजन कर गंगाजल व दूध से अभिषेक किया। दर्शन पूजन के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ भाजपा नेता पवन शुक्ला, शशि प्रकाश मिश्रा, आशीष अग्रवाल, राजेश पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। आज राजस्थान के माननीय राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र जी सपरिवार आए थे और उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन एवं पूजन किया। पूजन में उन्होंने विश्व कल्याण, राष्ट्र कल्याण की कामना तो की, इसके साथ में राजस्थान में आ रही सरकार की अस्थिरता को देखते हुए भी इन्होंने राजस्थान की जनता के लिए बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद मांगा है। और बाबा विश्वनाथ में इनकी आस्था बहुत पूर्व से रही है। जब ये उत्तर प्रदेश में राजनीति किया करते थे, आज भी काशी आने पे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना इनके लिए अति आवश्यक था। अतः सब परिवार ये आए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन एवं पूजन किया। मंदिर में षोडशोपचार पूजन के पश्चात बाबा का अभिषेक इन्होंने किया सब परिवार के साथ में, और अभिषेक के साथ में राष्ट्र कल्याण की कामना से भगवान से प्रार्थना किया। जो भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा याचना हुई और उसके साथ में सभी के सुख समृद्धि के लिए, विश्व कल्याण के लिए कामना की गई। पर्यटन दिवस पर बीएचयू पर्यटन विभाग ने हेरिटेज वॉक में भाग लिया। पूरा देश विश्व पर्यटन दिवस मना रहा है। इसी क्रम में बीएचयू पर्यटन विभाग ने वाराणसी पर्यटन उद्योग द्वारा आयोजित हेरिटेज वॉक में भाग लिया। कैंटोनमेंट स्थित होटल से होते हुए शास्त्री घाट पर एक रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को पर्यटन के विस्तारीकरण को लेकर जागरूक किया गया। बीएचयू पर्यटन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण राणा ने बताया कि दुनिया भर में पर्यटन एक बड़ा कार्य क्षेत्र है जो बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देता है। कोरोना महामारी के दौर में यह क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ था, पर अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए 27 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस की थीम है टूरिज्म रीथिंकिंग, यानी पर्यटन पर पुनर्विचार। इस कार्यक्रम में टूरिज्म से जुड़े तमाम संस्थाएं एवं अध्यापक, छात्र सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आज हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है 27 सितंबर को, उसी के तहत हम लोग सारे पूरे ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग, जितने टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो ब्रांचेस है वो सारे लोग, साथ में सारे कॉलेजेस जहां टूरिज्म पढ़ाई जाती है उन सारे जगह के विद्यार्थियों के साथ हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप टीचर हैं, इन फ्यूचर जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, जो टूरिस्ट से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? सबसे ज़्यादा उनकी क्या कन्फ्यूजन होती है जो आपको केयर करते हैं? देखिए, दरअसल ये है कि ये एक ऐसा सेक्टर है, टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसा सेक्टर है जो वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं कि फॉरेन करेंसी गेन करने में ये 3rd या 4th लार्जेस्ट कह सकते हैं कि ये आपका वो है इंडस्ट्री है, और इससे हमारी जीडीपी का बहुत अधिक इफेक्ट रहता है। इसलिए हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट टूरिज्म को इतना अधिक बढ़ावा दे रही है। हर तरीके से आप देखिए, नया हमारे उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट तैयार हो रहा है, कुशीनगर में एयरपोर्ट के पूरे रचना की गई, और पूरे जितने भी देश में अचानक आप कह सकते हैं कि जितना पहले प्रीवियस में जितने एयरपोर्ट्स होते थे उसके कंपैरिजन में बहुत सारे होते हैं। हाँ जी, ऐसे में सिलेबस में, टूरिज्म के सिलेबस में कुछ और सुधार या कुछ और ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हो कि इंक्लूड किया जाए बच्चों की पढ़ाई करने? बहुत अच्छी बात आपने उठाई। यही प्रसंग हमारे पूरा इंडस्ट्री चाहता है, पूरा इंडस्ट्री यही चाह रहा है कि हम इसको और अधिक से बढ़ावा दें, जिससे कोरोना कोविड पीरियड में हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म कम हो गया, तो हम लोगों को अपना घरेलू टूरिज्म को बहुत अधिक एक्सपोज करना है, जिससे हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग एक दूसरे से जुड़ें और हम अपनी यहाँ के कल्चर को वहाँ के लोगों को दिखाएं, वहाँ के लोग हमारे कल्चर दिखाएं, एक दूसरे से मूवमेंट हो, जैसे हमारे करेंसी जो इंडियन करेंसी एक जगह से दूसरे का जाए आए, उससे घरेलू उत्पाद जितना अधिक डेवलप होगा, जितनी बिक्री होगी, वो हमारे सरकार के ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करेगी। आज विश्व पर्यटन दिवस पे सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और पिछले कुछ वर्षों से जो हमें चुनौतियां मिली है उसका एक
हम लोगों ने आज यहाँ देखा है कि एक बूस्टर डोज के रूप में इंडस्ट्री के सभी लोग जो होटल इंडस्ट्री से हो या एजुकेशन से हो या टूर ऑपरेटर हो या टूरिस्ट गाइड, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और एक मुद्दा जो इन्होंने उठाया कि हम शिक्षकगण क्या करने वाले हैं, तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है उसके साथ टूरिज्म के विद्यार्थियों को भी हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पूरा जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है और आप जानते हैं कि विश्व में एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस, उसका एक यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जो हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाती है और हर साल वो एक थीम लेकर के मनाती है। तो इस साल का जो मुख्य विषय है वो रीथिंकिंग टूरिज्म है कि कोरोना काल के बाद जो भी पर्यटन में बदलाव हो रहा है उसको नए सिरे से सोच करके कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस किस मुश्किलों से हम आगे बढ़े हैं। पर्यटन व्यवसाय सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, लेकिन अब हम लोग पटरी पर आ रहे हैं, सब लोग सारे पर्यटन उद्योग के लोग मिल करके एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस बार ये भी फोकस किया जा रहा है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म नहीं, हम देशीय टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म को भी आगे बढ़ाएं, इसको लेकर के ये कार्यक्रम है। कोई इन फ्यूचर कोई ऐसी प्लानिंग आप लोगों की टूरिस्टों को लेके? देखिए कॉरिडोर बनने के बाद टूरिज्म का बहुत कम हुआ है बनना। देखिए भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन मंत्रालय दोनों मिलकर के काशी में विशेष ध्यान दे रहे हैं। आप जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उसके कारण इस पर सबकी नज़र रहती है। तो काशी के विभिन्न स्थानों के साथ साथ बनारस के आसपास के जिलों, पूरे पूर्वांचल को फोकस किया जा रहा है, मतलब अयोध्या से लेके काशी तक, काशी से लेके मथुरा तक और गोरखपुर तक। तो केवल अब काशी एक केंद्र रह गई है और केंद्र के आसपास के सारे जिलों को लेकर के विकास का प्लान बनाया जा रहा है। सुभाषपा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में सावधान यात्रा निकाली गई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा सावधान यात्रा निकाली गई। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से होकर पटना में खत्म होगी। इस यात्रा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में निकाला जा रहा है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जाति गणना, जनगणना और बेरोजगारी को लेकर यह यात्रा निकाली गई है। देखिए कल 26 सितंबर से लखनऊ से सावधान रथ यात्रा निकाल करके हम बाराबंकी, फैजाबाद होते हुए आपके अंबेडकर नगर में आया। वहाँ जो सड़कों पर जो जुनून देखा, जगह जगह 100, 200, 250, 500, 300 जिस जोश के साथ लोगों ने सावधान रथ यात्रा का स्वागत किया। अंबेडकर नगर में 50,000 की भीड़ अपने पैसे से लोग आए थे। फिर वहाँ से निकला मैं आजमगढ़ होते हुए, मऊ होते हुए बलिया तक आया। रात को 10 बजे तक लोग सड़क पर इंतजार करते रहे, किसी रोड से नेता आ रहे हैं तो लोग स्वागत कर रहे हैं। आज आपके सामने है कि हजारों मोटरसाइकिल बच्चे लेके अपने पैसे से गाड़ी झंडा लेके आपके सामने घूम रहे हैं। इनकी मनसा नियत है कि देश में रोजगार परक शिक्षा लागू, देश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हो, जातिवार जनगणना हो, गरीबों का इलाज फ्री में हो और जब अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं RBI का पैसा, तो इनका घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के नौजवान रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, सम्मान के लिए ये अब सड़क पर आपके सामने दिख रहे हैं। कल तक ये गाँव में घरों में दुबके हुए लोग थे, इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पावर का एहसास नहीं था, लेकिन हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने गांव-गांव जाकर के बताया कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया है, इसी वोट से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, इसी वोट से सत्ता मिलेगी, इसी वोट से अधिकार मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिलेगा। ये बच्चे निकल करके रोड पर आ गए। बात की जाए तो लगातार जिस तरह से आप योगी जी से मिले हैं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए समाज के हित में भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी से बनवा करके दिल्ली भिजवाने का संस्तुति मुख्यमंत्री ने दिया। भू माफिया के नाम पर तमाम जिलों में गरीब, कमजोर, भूमिहीन लोग उजाड़े जा रहे हैं, जो दशकों से बसे हैं मकान बना के। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से मिला कि इस तरह का अन्याय हो रहा है, इससे सरकार की भी किरकिरी हो रही है, गरीब भी परेशान हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने तुरंत पहले भी निर्देश दिया था, मुझसे कहा उस दिन कि भाई आज से अपने प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी को बताया कि ये राजभर जी जो बता रहे हैं वो सही है, इसको जो है आप जो है तत्काल इसको कार्रवाई में लीजिए,
इन मुद्दों को लेकर के मैं मुख्यमंत्री से मिला। अब विरोधी का काम है विरोध करना, कुछ कहें, हम अपना काम जनता के हित के लिए, जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री से भी मिल सकता हूं, समाज के हित के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी समाज हित में उनसे मिलकर के समाज का हित करूंगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सनातन धर्म इंटर कॉलेज में आयोजित मंडलीय कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न हुई। एक दिवसीय मंडलीय कुश्ती प्रतियोगिता में उम्र 14 वर्ष से 17 वर्ष के प्रतियोगिता का सनातन धर्म इंटर कॉलेज में भव्य समापन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने जमकर दमखम दिखाया। इस प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यालय में आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर अंग वस्त्रम से सम्मानित किया गया। विजयी प्रतिभागी अब प्रदेश स्तर पर मुरादाबाद में खेलेंगे व देश प्रदेश और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। मंडलीय कुश्ती प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन उप शिक्षा निदेशक बेसिक वाराणसी मंडल अवध किशोर सिंह एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय द्वारा किया गया। और देखना क्या होता है और किस तरह इसको समापन करना है। ये मंडलीय कुश्ती प्रतियोगिता माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित बेसिक विद्यालयों की 14 वर्षीय 17 वर्षीय 19 वर्षीय बालकों का विभिन्न भार वर्ग में यह कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है। यहाँ जो बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे मुरादाबाद में होने वाली प्रदेशी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। तो इन लोगों को क्या पुरस्कार प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है? इनको प्रमाण पत्र एवं मेडल अभी एडी बेसिक महोदय अवध किशोर सिंह जी आए थे वाराणसी मंडल के, उन्होंने कुछ बच्चों को पुरस्कृत किया है और अभी संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी अभी आने वाले हैं, तो जो शेष बच्चे हैं उनको वो पुरस्कृत करेंगे। बालक बालिका दोनों वर्ग की यह प्रतियोगिता होती है। माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों में प्रारंभ से ही यह प्रयास किया जाता है कि इन बच्चों में का शारीरिक बल शारीरिक रूप से जब ये मजबूत रहेंगे तभी इनके मानसिक क्षमता का भी विकास होगा। आगे क्या लाभ मिलेगा इस प्रतियोगिता? इसका लाभ मिलेगा कि प्रदेश और नेशनल स्तर पर जाने के बाद इन बच्चों का स्वयं कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाता है। इनकी बेरोजगारी तो दूर होती ही है और साथ ही पूरे देश का नाम रोशन होता है, प्रदेश का नाम रोशन होता है, जिले और मंडल का नाम रोशन होता है और उससे उनका परिवार भी गौरवान्वित होता है, विद्यालय भी गौरवान्वित होता है और स्वयं में बच्चों को गौरव का अनुभव होता है। बीएचयू की एक शोध छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्रिया शारीरिक विभाग की शोध छात्रा अनुभव उपाध्याय की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। छात्रा हॉस्टल में रहती थी। सुबह योगा करते समय अचानक गिरकर अचेत हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार छात्रा हृदय संबंधी बीमारी से पहले से ग्रसित थी। हालांकि अभी तक मौत के कारणों की स्पष्ट तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। संकाय प्रमुख कमल नयन द्विवेदी ने बताया कि कुशीनगर निवासी छात्रा प्रोफेसर संगीता गहलोत के मार्गदर्शन में शोध कर रही थी। सोमवार को वह नवरात्र का व्रत थी और मंगलवार की सुबह योगा अभ्यास कर रही थी। इसमें एक पंजों के बल खड़ा होने का स्टेप होता है। यह क्रिया करते समय वह ज़मीन पर गिरी और उनकी मौत हो गई। उनके साथियों ने देखा तो दौड़कर उनके पास पहुंचे। उनकी सांसें और धड़कन बंद हो चुकी थी। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना छात्र के पिता दीनदयाल उपाध्याय को फ़ोन करके दी गई। बीएचयू प्रशासन व पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। मुझे अचानक हॉस्पिटल से सूचना मिली लगभग 8:30 बजे कि आपके फैकल्टी की एक छात्रा मृत लाई गई है हॉस्पिटल में। तो मैं उसमें क्लिनिकल सोसाइटी की मीटिंग में था 8 बजे से। मैं तुरंत वहाँ रश किया, पहुँचा कि क्या देखूँ क्या बात है। तो प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग थे
वह छात्रा रहती थी कामकाजी हॉस्टल यानी कि वर्किंग वुमेंस हॉस्टल में। तो उसके कुछ हॉस्टल मेट्स भी थी और डॉक्टर सुप्रिया तिवारी उसकी वार्डन में थी। तो मैंने पूछा हुआ क्या है, तो मालूम चला कि वह सुबह उठकर कल व्रत थी और आज सुबह उठ करके वह योगा करने लगे। योगा करने के बाद से एक स्टेप होता है कि पंजों के बल पर खड़ा होना। तो पंजों के बल पर जब खड़ा हुई उसी समय वो गिरी और गिरते ही एक्सपायर कर गई। क्यों एक्सपायर इसलिए कर गई, मैंने गिरी तो गिरी रह गई। उसके साथियों ने दौड़ के देखा तो उसकी सांस धड़कन उड़कन बंद हो चुकी थी। उन्होंने एम्बुलेंस मंगाया, एम्बुलेंस हॉस्पिटल से SS हॉस्पिटल से, और एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड कहा, यानी कि मृत ही लाई गई। तुरंत मैंने उसके फादर का नंबर लिया उसके दोस्तों से। उसके फादर का नाम दीनदयाल उपाध्याय है, कुशीनगर के पास के रहने वाले हैं। मैंने उनको फ़ोन किया तो वो कहे कि सर हम लोग चल चुके हैं, हम लोग गोरखपुर क्रॉस कर चुके हैं, 1:30-2 बजे तक आ जाएंगे। और उन्होंने ही बताया कि उससे टाकायासु डिजीज़ थी। टाकायासु डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें हार्ट से निकलने वाले जितनी आर्टरीज होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। इन्फ्लेम्ड जब हो जाएंगी यानी मोटी हो जाएंगी तो क्या होगा, उनके भीतर सर्कुलेशन कम होगा। तो वो सर्कुलेशन कहाँ कहाँ जाता है, तो हार्ट इटसेल्फ, हार्ट में भी जाता है, ब्रेन में भी जाता है, पूरे शरीर में जाता है। और उसके अलावा जब पूरा हार्ट जब कंप्रेस करेगा और उसमें पूरी ब्लड जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो हार्ट में थोड़ा ब्लड रह जाएगा, तो वो हार्ट में भी एंगॉर्जमेंट हो जाएगा। हाँ, तो वो हार्ट की प्रॉब्लम से ही एक्सपायर की है, जैसा अब तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ उनके पिताजी के कहने के अनुसार कि वह टाकायासु डिजीज से पीड़ित थी। सर क्या नाम था छात्रा का? अनुभा उपाध्याय, उसके पिताजी का नाम दीनदयाल उपाध्याय, कुशीनगर के पास रहने वाले थे। और क्रिया शारीर विभाग में प्रोफेसर संगीता गहलोत के अंडर में वह PhD कर रही थी। वो मेडिकल की छात्रा नहीं थी, दूसरे विषय की छात्रा थी। वो मेडिकल में आकर के कोलैबोरेटिव रिसर्च कर रही थी। अभी इसी साल उसका प्रवेश हुआ था। और जैसा संगीता गहलोत ने बनाया कि बहुत ही मिलनसार लड़की थी और सभी कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, मगर उसे यह डिजीज़ है वो कोई जानता नहीं था, उसके फादर ने ही मुझे आज बताया। यूपी कॉलेज के छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। यूपी कॉलेज के छात्रों द्वारा दिया जा रहा धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि छात्र अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान छात्र नेता समीर सिंह विशाल ने बताया कि मुख्य रूप से कैंपस में वाईफाई की सुविधा, LLB का पाठ्यक्रम शुरू करने सहित 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिस पर कॉलेज प्रशासन द्वारा हिला हवाली की जा रही है। इन सब बातों से नाराज हम छात्र धरने पर बैठे हैं। आज हम लोग धरना का दूसरा दिन है हम लोगों के, जैसे कि 11 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग धरने पर अड़े हुए हैं। जैसे कि प्रमुख मांगे हम लोगों का कॉलेज परिसर वाईफाई और कॉलेज का पुस्तकालय वाईफाई हो, उसके बाद LLB यहाँ लाया जाए और MA डिफेंस और MA इंग्लिश और तमाम ऐसे 11 मुद्दों को लेकर हम लोग आज धरने पर, कल से धरने पर बैठे। आज धरने का दूसरा दिन है और जब तक कॉलेज प्रशासन हम लोगों की बातें नहीं मानती तब तक हम लोग धरने पर से उठने वाले नहीं हैं। प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का क्या कहना है? प्रिंसिपल साहब और मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे पास फंड नहीं बचा है, हम कुछ नहीं करा पाएंगे, हम नहीं ये करा पाएंगे, वो करा पाएंगे, बस टाल रहे हैं, टटोल रहे हैं। इससे पहले जब कॉलेज की छुट्टी होती थी या कुछ होता था कॉलेज में तो सारे छात्र छात्राओं के मोबाइल पे मैसेज चला जाता था ऑटोमेटिक कि कल छुट्टी है। तो कितने बच्चे अब मैसेज नहीं जाने के कारण पता नहीं चल पाता है तो कॉलेज चले जाते हैं, फिर वापस उनको जाना पड़ता है। कभी आकस्मिक छुट्टी हो जाता है या कभी ऐसे छुट्टी जो नहीं पता चल पाता है। तो इसके लिए हम लोग धरना दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों का बात मानी जाए। सहारा समूह के कर्मियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सहारा समूह के कर्मचारियों ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि हम लोगों ने गांव घर जाकर महिलाओं और पुरुषों से जो पैसा सहारा समूह में जमा कराया था वह पैसा लेकर सहारा समूह के अधिकारी और पदाधिकारी बैठ गए हैं और जो लोगों से हम लोगों ने पैसे जमा कराए थे अब वह लोग हम लोगों के घर आने लगे हैं। सहारा समूह में जो लोग पैसा जमा किए थे अब उनकी वापसी को लेकर हम लोगों पर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं और हम लोग सहारा समूह के अधिकारियों से बात करते हैं तो केवल तारीख देते हैं। पैसा वापस करने के नाम पर कहा जाता है कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मुकदमा खत्म होने के बाद पैसा मिलेगा,
लेकिन ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग काफ़ी परेशान होने के बाद आज जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए हैं और मांग करते हैं कि सहारा समूह में जो पैसा हमने जमा कराया है उन लोगों का पैसा उन्हें वापस मिल जाए। मैंने सहारा इंडिया कंपनी में 25 साल काम किया और हजारों जमाकर्ता का और कार्यकर्ता को जो है जोड़ करके कंपनी का में अधिक से अधिक जो है धन जमा कराया, लेकिन आज ये ठग कंपनी लोगों का पैसा नहीं दे रही है और रोज़ कार्यालय जो है बुला करके आइए परसों देंगे, नरसों देंगे, 2 महीने बाद देंगे। अभी मुकदमा चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। यही सारी बातें जो है जालसाजी वाली बातें बताई जाती है, जबकि पैसा लोगों का सोसाइटी में जमा है और सोसाइटी पर इनके खिलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है भुगतान देने के लिए। इनको सिर्फ जमा लेने पर रोक लगा है और भुगतान देने के लिए बार बार हाईकोर्ट दिल्ली भी कह रही है कि आप हमारी जमाकर्ताओं का भुगतान करके हमें कंप्लायंस दें, लेकिन ये लोग जो है पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा सिर्फ अपने रिश्तेदार खास लोगों का ही भुगतान करके चोरी छुपे जो है भुगतान करके यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, जबकि जो है इसके कई प्रमाण जो है दिख भी गए हैं कि लोगों ने भुगतान किया है। अभी तक आप लोग कहाँ गए थे, किस अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन? अभी जिलाधिकारी कार्यालय पे हम लोग ज्ञापन दे के गए हैं, भेलूपुर थाने में भी बहुत बार गए हैं, वहाँ तक थाना इंचार्ज भी जा करके सोनारपुरा इनके जोनल ऑफिस पे भी जा करके उन लोगों ने देखा है और बार बार यह करके वहाँ जो है लोगों को आश्वस्त कर दिया जाता है कि न्यायालय मुकदमा चल रहा है, जब वहाँ से फरियाएगा तभी हम भुगतान दे पाएंगे। जो ग्राहक हैं आपके द्वारा पैसा जमा किए हैं वो आपके दबाव बनाते हैं, तो आप क्या कहते हैं उनको? हम भी उनको कहते हैं हम लोग मजबूर हैं, हम लोगों को कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, चलिए हम लोगों का साथ दीजिए, हम लोग लड़ेंगे, यही कह के जो है उनको जो है संतुष्टि दिलाते हैं, जबकि हम खुद संतुष्ट नहीं है कि पैसा कैसे मिलेगा। आज वास्तव में देखा जाए तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, हमें शासन प्रशासन से भी सहयोग नहीं मिल रहा है। हर जगह जाने पर बस एक ही बात होता है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, फरियाएगा तब देंगे, जबकि वहाँ से सिर्फ ये हुआ कि आज जिलाधिकारी महोदय नहीं मिले हैं और एडीएम साहब बैठे थे, उनके द्वारा यह कहा गया ठीक है जो है इस पर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, वो जो है 2-4 दिन का समय लिए हैं। श्री दिगंबर जैन समाज काशी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित हुई। नरिया स्थित जैन मंदिर से अवैध कब्जा हटाया गया। इस संदर्भ में श्री दिगंबर जैन समाज काशी ने प्रेस वार्ता कर शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया। समाज के लोगों ने कहा है कि जैन धर्मशाला को विगत 40 वर्षों से छात्रों की आड़ में चल रहे असामाजिक तत्वों के कब्जे से मुक्त कराया गया है। मंदिर कैंपस में मांस मदिरा एवं कई असामाजिक कार्य किए जा रहे थे। कुछ दिन पूर्व श्री दिगंबर जैन समाज काशी का एक प्रतिनिधि मंडल वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस से मिला और ज्ञापन सौंपा। उस बात को संज्ञान में लेते हुए उसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही शुरू कराई और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में अवैध कब्जे को खाली कराने में सफलता मिली। आज की प्रेस वार्ता विशेष रूप से यहाँ पे आकस्मिक रूप से बुलाई गई है इसलिए कि यहाँ पे जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं ये यहाँ पे भगवान जैन धर्म का 3 मंदिर स्थापित है और काफ़ी प्राचीन जगह है ये। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पे कब्जा कर लिया गया था और गलत कृत्य किए जाते थे। विगत कुछ दिन पूर्व यहाँ पे 2 गुटों में आपसी झगड़े हुए थे। समाज द्वारा विगत 40 वर्षों से प्रयासरत थे कि ये जो कब्जा है यहाँ पे असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, इसको किसी तरीके से खाली कराया जाए। सन 1990 में गृह मंत्री द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा यहाँ पे ऑर्डर करने के बावजूद भी ये कार्य नहीं हो पाया था। कई बार थाने में तहरीर दी गई थी। तो इसी के संदर्भ में इस समय हमारे वाराणसी के सांसद एवं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के शासनकाल में यहाँ की पुलिस प्रशासन एवं वाराणसी के कमिश्नर श्री ए सतीश गणेश जी के सहयोग से हम लोग के तहरीर देने के बावजूद इसकी जांच की गई, जांच पड़ताल पूरी की गई, थाने से हर तरीके की इसकी जांच इंक्वायरी की गई। तो पाया गया कि यहाँ पे बहुत ही गलत असंवैधानिक लोग यहाँ रहते थे, जो कि शासन प्रशासन के सहयोग से सैकड़ों लोगों के जैन समाज के महिला पुरुष बच्चे की उपस्थिति में यहाँ पे शनिवार को यह पूरा छात्रावास
जो पूर्व में सन 84 के पूर्व था, जो वर्तमान में हम लोग इसको धर्मशाला के रूप में संचालित करना चाहते थे। यहाँ पे सामने कैंसर हॉस्पिटल है, जिसके परिजनों को, अस्पताल के मरीजों के परिजनों को रहने की जगह नहीं मिलती, वो दर दर भटकते हैं, चौतरे पर सोते हैं। बगल में आसपास के क्षेत्र में कई अस्पताल हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अस्पताल है, आसपास यहाँ पूरा बेल्ट है अस्पतालों का। उन लोगों के परिजनों को, और यहाँ पे जो बाहर से दर्शनार्थी आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं और हमारे साधु संत आते हैं, जरूरतमंद जो लोग हैं, तो समाज की ये मंशा है कि आगामी दिनों में उस कमरों को, धर्मशाला को, जिसमें 33 कमरे करीब हैं, उसको साफ सफाई करके, रंग रोगन उसका करा के नए तरीके से संचालित करके। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का हुआ विधि विधान से पूजन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। पर्यटन दिवस पर बीएचयू पर्यटन विभाग ने हेरिटेज वॉक में लिया हिस्सा। और सुभाषपा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में निकाली गई सावधान यात्रा। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।